अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा सर, आज जो है वो हम एक और एयर का क्वेश्चन एमसीक्यू सर डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, पिछली क्लास में हमने 2023 का डिस्कस किए थे। सर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी जो है वो 2022 का ही लेक्चर देख रहे होंगे। ठीक है सर, तो मैं उनको ये बता दूं कि भाई हमारी ये पूरी सीरीज चलती आ रही है 2025 से। 2025 का मैंने पहले डिस्कस किया पेपर, फिर उसके बाद 23 का, 22 का। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से ये सारी हमारी सीरीज चलती जा रही है। ठीक है सर, तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 2025 का पहले जाके पेपर देखें। उसका रीज़न ये है कि भाई 2025 में बिल्कुल हमने स्टार्ट लिया था, तो वहाँ पे मैंने हर एक एमसीक्यूज़ को डिटेल में समझाया। ठीक है सर, फिर उसके बाद दूसरे पे आए तो बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज़ होते हैं, आपको पता है पास पेपर में रिपीट होते हैं। तो जो रिपीट हो रहे थे 2023 में हमने उसको पे डिस्कस नहीं किया, जो न्यू थे उनको डिस्कस किया। तो इसी तरीके से हर साल हम यही करते हैं कि भाई हर साल के पेपर में जो रिपीट होते हैं उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करते। हाँ, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ दोबारा थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ पढ़ दिया। ठीक है, फिर भी उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको मैं रिमाइंड दिला देता हूँ कि भाई ये कौन कौन से ईयर में ये पूछा गया था। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि जो न्यू होते हैं एमसीक्यू उसको बिल्कुल हम प्रॉपर डिटेल में जाकर डिस्कस भी करते हैं। ठीक है सर, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले वो जाके देखिएगा। अच्छा सर, शुरू करते हैं। अच्छा यार, एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, वो चीज़ ये थी कि आज जो है ना, मतलब जैसे सुबह ही मैं बैठा हुआ, तो मैंने कहा यार मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, मैं ज़रा देखूँ तो सही और कौन कौन है ऐसा पाकिस्तान में हमारे पास जो काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे बहुत ही चंद यूट्यूब चैनल्स नज़र आए जिन पे भी क्या था कि पूरे कोर्सेज वगैरह कुछ भी नहीं डले हुए थे। मतलब वो किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ाते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो पैसे चार्ज करते हैं, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट बनाए हुए, सिर्फ थोड़ी सी प्रमोशन के लिए वो यूट्यूब पे कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने डाली थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं डाला था। तो इन माफियाज के खिलाफ भी भाई अपन ने चैनल बनाया था कि अपन इनके खिलाफ लड़ेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर सकते, बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें, यकीन करें जितने बॉयज़ मुझे मैसेज नहीं करते उससे ज़्यादा गर्ल्स मेरे पास, लड़कियों के मेरे पास मैसेज आ रहे होते हैं जो नहीं नहीं जा सकती किसी इंस्टीट्यूट। ठीक है, मतलब ये है कि वो उनका एरिया का हिसाब है या उनको ऐसे टीचर्स नहीं मिलते जिनसे वो अच्छा पढ़ सके। तो इस सोच को लेते हुए मैंने ये चैनल शुरू किया था कि भाई एक एक बच्चे को एक एक घर पे बैठ के पढ़ाना है। ठीक है सर, तो यार आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। और दूसरा ये कि मैं इंडिया में देख रहा था, तो यार इंडिया में तो मतलब कमाल किया हुआ है उन्होंने, मतलब खैर, लेकिन वहाँ की आबादी भी डबल है हमसे, आई थिंक डबल या ट्रिपल है। तो इस वजह से वहाँ पे हर चीज़ चलती है। ठीक है भाई, हमारे पास थोड़ा सा कम चलता है, यूट्यूब वगैरह भी स्टूडेंट नहीं देखते, लेकिन भाई इंशाल्लाह अभी ठान लिए कि भाई अभी जो है ना यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल करनी है, सब चीज़ें अवेलेबल करनी है। ठीक है सर, तो बस आप लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है भाई। कोशिश करें, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। अब तो भाई अपन ने सोच लिया कि अपन पूरा वो क्या कहते हैं, ब्रोशर्स ब्रोशर्स वगैरह समथिंग कुछ, ठीक है, वो बनवाएंगे भाई, अपन लगा देंगे हर जगह पे, हर कॉलेज के बाहर, हर इंस्टीट्यूट के बाहर कि आओ भाई यहाँ पे हमारे साथ, हमारे पास फ्री में आके पढ़ो। ठीक है सर, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें करेंगे भाई। ठीक है, बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, सपोर्ट करें, इंशाल्लाह चैनल को प्रमोट करें, फिर देखें सर आप क्या करते हैं इनके साथ। ठीक है सर, खैर शुरू करते हैं। अभी इंस्टीट्यूट वाले मैंने सुन रहे नहीं भाई, हम बेचारे, हम बस वो जो गरीब आवाम है हमारी उनको पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है सर, तो खैर 2022 का सर आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। अच्छा, 2022 में जो है ना वैसे 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 40 मार्क्स के एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं। तो सर यहाँ पे जो है वो आपको 40 मार्क्स के एमसीक्यूज आए थे, ये 40% एमसीक्यूज वाला सीन था। ठीक है सर, तो डिस्कस करते हैं सर इसको। अच्छा सर, सबसे पहले कहते हैं करेक्ट आंसर भाई मुझे बताओ तो। ठीक है भाई, एमसीक्यूज तो मैंने आपको बताया कि ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये। ठीक है सर, सबसे पहले कहता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन अ बिजनेस इज क्रेडिट टू। अब कह रहा है वो जो ऑनर इन्वेस्टमेंट करता है वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, तो सर सिंपल सी हम उसको क्रेडिट कैपिटल कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं, और उसने बताया कि वो क्रेडिट होती है। तो सर हमें पता है सर, वो जब भी कैश इन्वेस्ट करता है तो कैश डेबिट होता है हमारे पास और कैपिटल क्रेडिट होता है। ठीक है सर, तो इस तरीके से सर हम इसको रिकॉर्डिंग भी करते हैं। ठीक हो गया सर, फर्दर आगे चलते हैं। दूसरे पे कहता है जनरलाइजिंग इज मेड इन ऑर्डर ऑफ। अच्छा, यहाँ पे इस भाई साहब ने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो मतलब कहीं कहीं से यार, कहीं से बनता ही नहीं है डिसेंडिंग ऑर्डर। जनरलाइजिंग हम कैसे करते हैं, जर्नल में हम किस तरीके से चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि भाई सबसे पहले जैसे कि अगर मैं अगस्त की मैं बना रहा हूँ, ठीक है, जर्नल, तो 1 अगस्त आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये तो नहीं होगा कि पहले फर्स्ट आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से नहीं जी, ये गलत होता है, तो हम इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है सर, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये रिपीट हुआ है आपका एमसीक्यू। ठीक है, ये हर साल इसने पूछा है। फिर कहता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस प्रोपराइटर इज क्रेडिट टू।
ठीक है सर। अब कह रहा है ऑनर ने कैश विड्रॉ किया है, ठीक है सर। अब उसने ये नहीं बताया पर्सनल यूज के लिए निकाला क्या, तो हम अज्यूम करेंगे पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। तो कहते हैं वो किस कौन सी अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी एंट्री बनाते हैं, ठीक है सर। अब कैश विड्रॉ हुआ तो कैश एसिड है, एसिड कम हुआ तो एसिड क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो कैश हमारे पास क्रेडिट भी आ गया, और हम ड्राइंग अज्यूम करते हैं, ठीक है सर। ड्राइंग्स आप पर्सनल यूज के लिए ओनर ने निकाला, ठीक है, कैश। तो ड्राइंग हमारे पास कैपिटल था, कैपिटल कम हुआ तो ड्राइंग डेबिट्स, ठीक है सर। तो कौन सी अकाउंट में ये क्रेडिट हो रहा है, तो सर ये कैश में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है सर। तो कैश अकाउंट हम जो है ले लें। अगर वो कहता है कौन से अकाउंट में डेबिट होगा, तो फिर हम जो है वो इसको ड्राइंग्स को टिक करते, ठीक है सर। लेकिन फिलहाल कैश अकाउंट को। अच्छा सर, फिर फोर्थ पे कहता है इंक्रीज इन इंक्रीजेस इंक्रीजेस आर डेबिटेड टू दीज अकाउंट, ठीक है सर। मतलब कहता है कौन सी ऐसी अकाउंट है जिनका बैलेंस अगर इंक्रीज हो तो वो डेबिट होता है, ठीक है सर। तो सर इसका सिंपल सीन है भाई, एसेट जब भी इंक्रीज होता है डेबिट होता है, और एक्सपेंस जब भी डिक्रीज होता है डेबिट होता है। ये हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैंने बताया था कि एसेट और एक्सपेंस दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है सर। फिर पांचवी बात ये कहता है इफ एसेट्स एंड कैपिटल 1 लाख, ठीक है सर। यहाँ पे उसने रेवेन्यू इक्वेशन पूछी हमसे, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन पूछी है। उसमें कहता है एसेट्स एंड कैपिटल, मतलब ये एसेट्स है मेरे पास और ये मेरे पास कैपिटल है, ठीक है सर। एंड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, तो कहता है मुझे लाइबिलिटी बताओ। तो सर रेवेन्यू इक्वेशन, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या बताती है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमें कहती है कि भाई एसेट्स बराबर होते हैं लाइबिलिटी प्लस इक्विटी के, ठीक है सर। एसेट्स वो कहता है हमारे पास है 1 लाख रुपए के, ऐसे ही है सर। एसेट्स 1 लाख रुपए की और 20,000 रुपए का हमारा कैपिटल है। तो 20,000 रुपए का हमारे पास कैपिटल या इक्विटी है, ठीक है सर, 20,000। तो ये आ गया यहाँ पे एक्स। अब लाइबिलिटी फाइंड करें तो सर ये इधर आके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,20,000, ठीक है सर, लाइबिलिटी। अच्छा सर, ये हमारे पास जो है वो इन्होंने क्या कर दिया है भाई। अच्छा, इफ एसेट्स एंड कैपिटल्स आर, ठीक है सर, इस पे इन्होंने गलत ऑप्शन को टिक किया है। तो ये आपके पास एक क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 1,20,000, क्या एसेट्स थे। अच्छा सर, सॉरी सॉरी, गलती गलती मेरी गलती भाई, मेरी गलती, ठीक है सर। ये 80,000 बिल्कुल सही इन्होंने टिक किया हुआ है, ठीक है सर। ये गलती कर दी मैंने। गलती क्या कर दी भाई, गलती ये कर दी सर कि इक्विटी यहाँ पे प्लस हो रही है, ठीक है सर। तो दूसरी साइड आके वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है सर। तो 1 लाख माइनस 20,000, तो ये हमारे पास आ गया 80,000, ठीक हो गया सर। तो माजरत भाई इसके लिए, ठीक है, हो जाता है यार, हालांकि चीज़ें तो हमने की हुई है सारी, ठीक है सर। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये भाई, दूसरी चीज़ ये कि भाई यूट्यूब पे मैंने ये भी देखा कि जो है वो टीचर्स पढ़ा भी रहे हैं, तो वो डायरेक्ट उन्होंने कोई स्लाइड्स बनाई हुई है वहाँ से पढ़ा, मतलब कोई फील नहीं आ रहा अंदर से, मतलब समझ नहीं आ रही चीज़ों को। तो मैं खुद पहले इस तरीके से डायरेक्ट आईपैड से पढ़ाता था, मेरी शक्ल नज़र नहीं आती, वो इस वजह से था कि मेरे पास वो चीज़ें नहीं थी। मेरे पास आईपैड तो था लेकिन मेरे पास वो चीज़ें, मतलब वो टेक्नोलॉजी को मैं अडॉप्ट करना चाह रहा था कि यार मैं किस तरीके से लेक्चर्स बनाऊँ। तो ये जो अभी आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं ना, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से परफेक्ट लेक्चर्स हैं, और ये अब इंशाल्लाह आपको हर तरह की जो भी वीडियो आएगी वो अब आपको इसी तरीके से ही मिलेगी, ठीक है सर। इसमें बहुत मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है, ठीक है। मैं यकीन करो, मैं कभी कभी बैठ के सोच रहा होता, मैं कहता हूँ नहीं यार इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए इस चीज़ पे, आप डायरेक्ट ऐसे ही वीडियोस बना के दे दो। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, स्टूडेंट जाहिर की बात है पढ़ रहे तो उसको फील भी तो हो, पता तो हो उसको कि भाई मैं उसको क्लास वाला फील आना चाहिए उसको, ठीक है सर। अच्छा सर, 6 पे कहता है द लॉस, ठीक है सर। अच्छा सर, इनको ना अभी हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी जो थ्योरी थ्योरी वाली चीज़ें हैं उसको हम निपटा देते हैं, ये लेफ्ट, ठीक है सर, इसको हम कर लेते हैं। फिर कहता है ट्राई बैलेंस इज यूज टू चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंसेस, ठीक है सर। ये हमने रिपीट हुआ एमसीक्यूज। तो सर ये बिल्कुल हमारे पास वो जो लेजर्स अकाउंट्स होते हैं, लेजर उसको बोलते हैं टी अकाउंट्स को, ठीक है सर, टी अकाउंट्स। तो जो हम टी अकाउंट्स बनाते हैं तो उसको ये वेरीफाई करता है कि जो आपने टी अकाउंट्स बनाए वो बिल्कुल सही बनाएंगे। फिर से नीचे आते कहता है द अकाउंट बैलेंस इज नॉर्मली अपेयर्ड ऑन डेबिट साइड कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। कहता है कौन सी ऐसी अकाउंट है जिसका बैलेंस डेबिट साइड पे आता है ट्रायल बैलेंस में। तो सर स्पेशल रूल्स हमने पढ़े थे जिसमें एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट पे आता है, और लाइबिलिटी का उसका एक्सपेंस का बैलेंस, एक्सपेंस और एसेट इन दोनों का बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, ठीक है सर, और बाकी सबका क्रेडिट पे आता है। तो सर अब यहाँ पे हम ढूंढेंगे कि हमारे पास एसेट और लाइबिलिटी कहाँ पे आ रहा है, ठीक है सर। अकाउंट्स पेबल, सॉरी एसेट और एक्सपेंस, ठीक है, ये तो लाइबिलिटी है, ठीक है सर, ये तो कैंसिल हो गया।
फिर कहते हैं अनअर्न्ड कमीशन, ठीक है सर, अनअर्न्ड कमीशन भी आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। फी इनकम, तो ये भी सर, ये तो इनकम है सर, ठीक है, ये भी हमारे काम की नहीं, ये क्रेडिट होती है। तो सर हमारे पास एक बचता है अकाउंट, सॉरी यहाँ पे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ठीक है सर। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या होता है भाई, आपका प्रीपेड होता है, ठीक है सर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रीपेड कहते हैं। अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड का मतलब ये है कि भाई आपने किसी को पैसे दिए थे एडवांस और अभी तक आपने वो सर्विसेज नहीं ली, तो जब तक आप सर्विसेज नहीं लेते वो आपके लिए एसिड है और अगले के लिए वो लाइबिलिटी होती है, ठीक है सर। जैसे जैसे सर्विसेज लेते जाएंगे फिर वो आपका जो है वो बैलेंस एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है सर। फिर नीचे आते हैं, कहता है फ्राइड फ्राइड ऑन मर्चेंडाइजेस परचेज इज पार्ट ऑफ, फ्राइड मींस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको पता है हम परचेजेस में ऐड करते हैं, परचेजेस आपके पास जो है वो नेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आता है, ठीक है सर। फिर 10 पे कहता है दिस इज नॉट क्लासिफाइड एज रेवेन्यू, कौन सा रेवेन्यू में नहीं आता, तो सर कैश सेल्स, सेल्स रेवेन्यू में आती है हमारी। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल भी हमारे पास रेवेन्यू में आता है, ठीक है सर। फी अर्न मीन्स ये आपकी इनकम है, आपने फी इनकम अर्न की है। लेकिन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है सर, फिक्स एसेट को बेचना ये हमारा एसेट होता है, फिक्स एसेट, ठीक है सर, ये एसेट होता है। और एसेट को हम बेच रहे हैं तो एसेट डिक्रीज हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है सर। तो ये आपका एसेट होता है, ना कि कोई इनकम वगैरह में कंसिडर होता है या क्लासीफाई होता है। फिर सर नीचे आते कहते हैं मर्चेंडाइजेस रिटर्न बाय कस्टमर इज टर्म्ड एज, अब मुझे ये बताओ कि हमने किसी को सेल्स की, ठीक है सर, तो एंट्री क्या बनाओगे, फर्स्ट करते हैं हमने क्रेडिट पे सेल्स की, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है सर, ये एंट्री बनाओगे। अब सेल्स रिटर्न हो गई, तो सर सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या बनती है सर, ऑपोजिट कर दो इसका, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहता है, मर्चेंडाइज रिटर्न बाय कस्टमर टू इज टर्म एज सेल्स रिटर्न, ठीक है सर। तो क्या कहते हैं भाई, अगर किसी बंदे को आपने सेल्स की थी और उस कस्टमर ने, जिसको आपने सेल की तो वो आपका कस्टमर होता है, उसने आपको चीजें रिटर्न कर दी, तो इसका मतलब वो क्या है भाई, वो सेल्स रिटर्न है, ठीक है सर। फिर यहाँ पे आते कहते हैं द डॉक्यूमेंट सेंड टू कस्टमर ऑन रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइजेस इज क्रेडिट नोट, ठीक है सर। ये मैंने आपको पिछली क्लास में, पिछले किसी में पूरा डिटेल में समझाया था, ये मेरे ख्याल से 2024 में आया था, या 23-24 में था मेरे ख्याल से, ठीक है, या 23 में, दोनों सालों में से देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में इसको समझाया कि भाई जब सेल्स कर रहे होगे या सेल्स रिटर्न हो रही होगी तो फिर आप कौन सा नोट देते हो, ठीक है सर। और जब जो है वो आपके पास परचेजेस परचेजेस होंगी या परचेज रिटर्न हो रही होगी तो फिर कौन सा नोट देते हो, वो मैंने बताया आपको। तो डॉक्यूमेंट इज सेंड टू कस्टमर ऑन रिटर्न ऑफ मर्चेंडाइजेस, ठीक है। चले इसको हम यहीं पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो, अब देखो क्या कह रहे हैं कस्टमर, तो इसका मतलब आपने किसी को सेल्स की थी, तो अब हम सेल्स रिटर्न की बात करेंगे, ठीक है सर। सेल्स रिटर्न होती है जब भी तो हम नोट देते हैं, इसकी यार डिटेल में मैंने समझाई हुई चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछले लेक्चर्स लो फिर यहाँ पे आना। देखो मुझे मतलब अभी भी मैं खुद भी इनसिक्योर फील कर रहा हूँ कि यार मैं क्यों उनको नहीं एक्सप्लेन कर रहा, स्टूडेंट को लग रहा होगा पता नहीं सर को खुद को नहीं आता, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया है, ठीक है सर। ये देखो सेल्स सेल्स रिटर्न कर रहे हो आप, सेल्स रिटर्न में आपके कस्टमर की अकाउंट होती है ना, अकाउंट रिसीवेबल, तो ये कहाँ पे आ रही है, क्रेडिट पे आ रही है, तो आप क्रेडिट नोट इशू करते हो, ठीक है सर। इसकी शॉर्ट समरी डिटेल में समझाया है भाई। फिर कहता है इन कैश बुक डिस्काउंट रिसीव्ड इज, अब मुझे ये बताओ भाई, जब आपने किसी को इन कैश बुक डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है सर, आपने किसी से गुड्स खरीदे उधार या कैश पे आप खरीद रहे हो किसी से, आप या कैश पे आपने खरीदी हो, सही है, शुरू में आपकी बात हुई कि भाई मैं आपको 100 रुपए में चीज़ें बेचूंगा, लेकिन जब आप थोड़ी बात हुई, फिर जब हमने कहा कि यार थोड़ा डिस्काउंट शिस्काउंट हो जाए, तो अब शुरू में डील ये हुई थी कि नहीं भाई 100 रुपये में आपसे लूंगा, ठीक है, लेकिन उसने कहा कि यार चलो एक कस्टमर है ये, इसको मैं आज डिस्काउंट दूंगा तो ये बार बार मेरे पास आएगा, तो उसने कहा चलो आप मुझे 90 रुपये दे दो, ठीक है। और हमने भी जब उसने 100 बोला ना, हमने अपने माइंड बना लिया था कि हम हमसे ये 100 रुपया ही लेगा, हमने उसको 100 रुपया ही दिया, लेकिन एंड में उसने 10 रुपये हमें निकाल के दिए कि ये लो चलो एक डिस्काउंट है 10 रुपये का। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये देने थे, 90 रुपये दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे 10 रुपये बच गए, बच गए आपके। तो वो आपके जो है वो क्या कंसिडर होती है, इनकम कंसिडर होती है, ठीक है सर, वो इनकम होगी आपकी, ठीक है सर, क्योंकि बच गए ना यार आपकी, वरना 100 रुपये एक्सपेंस होता, अब 90 रुपये का एक्सपेंस हुआ, तो 10 रुपये जो बच गए वो आपकी इनकम कंसिडर होगी, ठीक है सर। ये सब चीज़ें भाई डिटेल में मैंने कैश बुक के लेक्चर्स में समझाया हुआ है, ठीक है, पास्ट पेपर में नहीं, उसमें एमसीक्यूज में नहीं। अगर आपने फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का मेरे कोर्स के लेक्चर्स लिए हुए तो वहाँ पे मैंने कैश बुक में
सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न्स वगैरह, और सेल डिस्काउंट और परचेज डिस्काउंट में डिटेल में मैंने समझाया कि सेल डिस्काउंट को क्या आप अज्यूम करते हो और परचेज डिस्काउंट क्या अज्यूम करते हो, उसकी एंट्रीज वगैरह कैसे बनाते हो। ठीक है सर, तो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई है। अच्छा सर, फिर कहता है पेटी कैश बुक डज नॉट कंटेन ट्रांजेक्शन ऑफ, ठीक है सर, अब पेटी कैश बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं आती, ठीक है। तो स्टेब्लिशमेंट ऑफ पेटी कैश बुक, जब पेटी कैश बुक बनाते हैं ना हम, जब ऑनर आते हैं आपको पैसे देता है और कहता है भाई ये पेटी कैश बुक बनाओ, ठीक है, अपने पास मेंटेन करो, तो वो तो हम रिकॉर्ड करते हैं भाई। अगर किसी को हम पेमेंट करते हैं पेटी कैश बुक की अमाउंट से, तो हम उसकी भी एंट्री बनाते हैं। रीइंबर्समेंट भी में हम बनाते हैं, ठीक है सर। तो एक हमारे पास है कैश बुक, लैंड, परचेज ऑफ लैंड। अब परचेज ऑफ लैंड कोई छोटा एक्सपेंस तो नहीं है, पेटी कैश बुक में तो हम चाय पानी का खर्चा लिखते हैं, तो परचेज ऑफ लैंड जो है वो यहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक हो गया सर। फिर नीचे आते हैं, कहता है बैंक रिकॉन्सिलेशन, इन बैंक रिकॉन्सिलेशन डिपॉजिट इन ट्रांजिट इज एडेड टू द बैंक स्टेटमेंट। ठीक है सर, अब देखो हमारे पास एम्प्लॉय बैठा हुआ था, हमने एम्प्लॉय को चेक दिया कि यार ये कस्टमर पैसे देके चेक देके गया, जाओ और बैंक में जाके जमा कराओ। अब वो रास्ते में, ठीक है सर, वो रास्ते में, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पास जो रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ होता है अपने पास, ठीक है, जो मैंने बैंक रिकॉन्सिलेशन में भी बताया था आपको कि भाई हम देखो एक बैंक अकाउंट, हमारा बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, एक हम खुद मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन के स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ सीखी भी आप लोगों ने, ठीक है सर। तो जैसे ही हम अकाउंट अपने बंदे को भेजेंगे ना कि ये जाके बैंक में जमा करो, उसी वक्त हम अपनी जो बैंक का जो रजिस्टर हमारे पास बिजनेस में मेंटेन होगा ना, हम उसमें उसकी एंट्री बना लेते हैं, ठीक है सर। तो इसमें वही कह रहा है एडेड टू बैंक स्टेटमेंट बैलेंसेस, कि भाई हम जब चेक हमारे बिजनेस से निकलता है तो हम अपनी जो बैंक का रजिस्टर होता है हमारे पास पड़ा हुआ था एक बिजनेस में, हम उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भाई ये चेक हमारे बैंक में जमा हो गया, ठीक है, हम उसी वक्त ही एंट्री बना लेते हैं अपने पास। अच्छा सर, फिर नीचे आते कहता है द चेक नॉट येट प्रेजेंटेड इन बैंक इज टर्म्ड एज, ठीक है सर, आप किसी कस्टमर को चेक दिया, वो कस्टमर अभी तक पेमेंट लेने नहीं गया बैंक में, तो वो अभी तक उस कस्टमर के पास पड़ा है, उसने बैंक में नहीं दिखाया कि भाई मुझे पेमेंट कर दो, उसको ज़रूरत नहीं थी पैसे, उसने कहा छोड़ो अभी, या वो जो एक्सपायरी डेट होती है चेक की वो नहीं आई अभी तक, ठीक है सर, तो उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग चेक, ठीक है सर, उसको आउटस्टैंडिंग चेक कहते हैं। ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में पढ़ाया हुआ है आपको मैंने। अच्छा सर, फिर कहता है दिस इज नॉट शोन इन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले वो देख लेते हैं। सर बैलेंस शीट में एसेट आता है, लाइबिलिटी आती है, और हमारे पास वो आते हैं, कैपिटल आता है, ठीक है सर। और इनकम स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, इनकम आती है और एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है सर। अब कौन सी चीज़ नहीं आती, तो सर एक्सपेंस नहीं आता बैलेंस शीट में, और इनकम नहीं आती, दो चीज़ें नहीं आती क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं, ठीक है सर। तो कैश सर ये तो एसिड है, ये तो हमारे पास इन बैलेंस शीट में आता है। गुडविल, ठीक है सर, गुडविल भी एसिड होती है, ठीक है, आपको इसका बस लिख लेना भाई, एमसीक्यूज में आ जाए तो उसको समझ लेना। गुडविल का भी मतलब बता देता, गुडविल मतलब जैसे कि जेडोट, ठीक है। अब क्या है जेडोट, जेडोट एक नाम है बहुत बड़ा, केएफसी क्या है, केएफसी नाम है, ठीक है सर। अगर आप केएफसी की ब्रांच खोलोगे तो क्या आप ऐसे ही खोल सकते हो, नहीं सर, वो कहेगा कि भाई आप मेरा नाम यूज़ कर रहे हो तो मुझे पेमेंट करो उसकी, मुझे मतलब हर मंथली मुझे पैसे दोगे आप उसके। तो वो जो नाम होता है ना किसी भी बिजनेस का कि भाई वाह भाई ये, जैसे कि हमारा चैनल है, अभी तो कुछ नहीं है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर भाई आपको ये चैनल बहुत बड़ा नजर आएगा, ठीक है। तो फिर हमारी भी क्या होगी, एक गुडविल बन जाएगी, ठीक है। फिर अगर कोई कोई मुझसे या मेरे चैनल पे आगे पढ़ाना चाहेगा, कुछ भी करना चाहेगा, तो मैं उससे उस गुडविल के पैसे लूंगा कि भाई इस चैनल को मैंने बिल्ड किया है, मैंने इसका एक नाम बनाया है इसका, ठीक है। तो उसके भी पैसे, गुडविल आपकी एसेड होती है। फिर बिल्डिंग सर ये तो ये भी एसेड होती है। तो सर यहाँ पे एक्सपेंसेस क्लियरली हमें लिखा हुआ है, तो एक्सपेंसेस हमारे बैलेंस शीट में नहीं आते। ठीक हो गया सर। फिर सर हमारे पास इसको भी लेफ्ट कर लेते हैं, इसको हम एंड में देखेंगे, इसकी वर्किंग करनी है। फिर कहता है व्हेन ट्रांजैक्शन इज ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड इन इज एन एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। अब ओमिटेड का मतलब होता है कि भाई एक ट्रांजैक्शन थी, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस या परचेज फर्नीचर ऑन कैश। अब एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, और हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो वो जब रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको कहते हैं ओमिट। तो ये एरर्स होते हैं, ठीक है। ये करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में हमने देखा था कि वहाँ पे हमें एग्जामिनर खुद बताता था कि भाई एक आपका जो एम्प्लॉई है उसने क्या किया है कि हमने परचेज किया था फर्नीचर ऑन कैश और उसने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, या उसने रिकॉर्ड किया है तो गलत रिकॉर्ड किया। कैसे गलत रिकॉर्ड किया, उसने कैश की जगह क्रेडिट पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है सर। तो ये एरर्स होते हैं और ओमिशन ऑफ एरर इसको कहते हैं। फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एसिड, ठीक है सर। तो सर हमने ये देखा हुआ अलाउंस फॉर बैड डेट हमारा कॉन्ट्रा एसिड होता है। कॉन्ट्रा का मतलब होता है ऑपोजिट, तो एसिड का ऑपोजिट, ठीक है सर। हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स आता है, ये याद रखना भाई, एमसीक्यू ये हर साल एग्जाम में टेस्ट कर रहा है, ठीक है।
तो लॉजिक समझ में आती है तभी अच्छी बात, नहीं भी आती बस याद रखना कॉन्ट्रा एसिड हमारे पास कौन सा होता है, अलाउंस फॉर पेटेंट्स। ठीक हो गया सर। फिर कहता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी। ठीक है सर, अकाउंटिंग इक्वेशन इसने पूछ ली आपसे। फिर सर और नीचे है तो कहता है दिस इज लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है सर, अब क्या कहता है लायबिलिटी अकाउंट। सर कैश और बैंक ये तो सर दोनों मेरे पास एसेट्स होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल सर ये भी एसेट होता है। मर्चेंट मशीनरी सर ये भी मेरे पास क्या होता है, एसेट होता है मेरे लिए। लेकिन सर बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है सर, ये लायबिलिटी। अब देखो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट आप लोगों को नहीं पता होगा। वैसे मैंने जो अकाउंटिंग का कोर्स बनाया हुआ, ठीक है, उसमें चीज़ें मैंने पढ़ाई है, वहाँ पे मैंने ये इसका कॉन्सेप्ट समझाया है ओवरड्राफ्ट का, कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा मुझे, या कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, क्योंकि ये सेकेंड ईयर में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। ठीक है सर, उनको नहीं पता होगा। तो सर अब मैं एमसीक्यूज पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता था ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, तो मैंने देखो बाकी ऑप्शन को देखा ना कि यार चलो मुझे ओवरड्राफ्ट का मतलब नहीं पता, लेकिन मुझे कैश का और बैंक का तो पता था वो एसिड है। अकाउंट रिसीवेबल का तो मुझे पता था वो एसिड है। मशीनरी के पे तो मुझे पता था कि एसिड है। तो इसका मतलब जो लास्ट वाला रह गया वो मेरा क्या है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है सर, लायबिलिटी है वो मेरा। सही ऑप्शन मेरा जो है वो ये वाला है। ठीक है सर, अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई, और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके बैंक में 10 रुपए पड़े हुए थे, आपने किसी को 20 रुपए का चेक दे दिया, अब वो बैंक चला गया 20 रुपए लेने, बैंक ने कहा भाई इसके अकाउंट में तो 10 रुपए पड़े हुए, तो आपकी बेइज्जती हो जाती है, आपके बिजनेस की बेइज्जती हो जाती है कि भाई ये बंदा जो चेक देता है उतनी अमाउंट उसकी बैंक अकाउंट में होती ही नहीं जितनी ये पैसे दे देता है हमें, और चेक दे देता है। तो बैंक आपकी इज्जत रखने के लिए बैंक आपको कॉल करता है कि भाई ये मसला हुआ है, तो आपको बैंक आपकी इज्जत रखने के लिए उसको 20 रुपए पे कर देता है। वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा उसने पे किए ना, वो कहता है कि भाई आप मुझे बाद में दे देना। ठीक है, वो जो आपकी इज्जत रख रहा था वो उसमें उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब जितने आपके अकाउंट में पैसे थे उससे ज्यादा पैसे निकाल लिए, वो ओवरड्राफ्ट होता है। फिर कहता है इन कैश बुक विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है सर। सर हमारे पास एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है, जब भी हमें पैसे मिलते हैं हम उसको उधर रिकॉर्ड करते हैं, और जब भी पैसे हमसे जाते हैं हम उसको क्रेडिट साइड पर नहीं। तो सर यहाँ पे ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए की पैसे निकाले, तो निकाले हैं तो वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। और इसकी एंट्री भी बना लेते हैं भाई, ड्रॉइंग्स डेबिट पर्सनल यूज के लिए, और कैश एसेट है, कैश हमसे जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट हो। तो सर यहाँ पे खुद ही आपको पता चल गया कि कैश क्रेडिट साइड पे आएगा। फिर कहता है द करेंट इक्वेशन इज, अब यहाँ पे अकाउंट इक्वेशन का, सॉरी इसने यहाँ पे रेवेन्यू इक्वेशन का पूछा है हमसे। ठीक है सर, तो सर रेवेन्यू इक्वेशन क्या होती है भाई, ये देख लेते हैं सर। रेवेन्यू इक्वेशन क्या कहती है प्रॉफिट या फिर लॉस बराबर होते हैं हमारे पास इनकम या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है सर, ऐसे ही हो गया। अब सर इसने जो करेक्ट ऑप्शन टिक किया हुआ है उसमें क्या है भाई हमारे पास, अच्छा उसने एक्सपेंसिव इधर लेकर है और नेट लॉस को उधर लेके गया है। ठीक है सर, तो सर अब एक बनाते हैं प्रॉफिट की। ठीक है सर, अलग अलग करके कि प्रॉफिट बराबर होता है इनकम, ठीक है, या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है सर, और एक होता है लॉस। ठीक है सर, लॉस आपको पता है जब लॉस आता है तो उसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो सर ये हमारे पास माइनस में, ठीक है, ये प्लस में नहीं है, लेकिन ये क्या है हमारे पास प्लस में। फिर हमने कहा कि इनकम या फिर रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस होता है। ठीक है सर, अब यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने ये माइनस हो रहा है यहाँ पे, इसको इधर उठा के लेकर आ गया, ये हो गया यहाँ पे प्लस। और ये लॉस है, लॉस किस किस साइन के साथ है, नेगेटिव में, और इसको वो इधर उठा कर आ गया तो ये हो गया प्लस। तो इसने क्या किया भाई, एक्सपेंस प्लस में आ गया, और इसने क्या किया इनकम प्लस लॉस। ठीक है सर, उसने इस तरीके से जो है वो बनाई है। ठीक हो गया सर, तो इसकी लॉजिक समझ में आ गई कि भाई क्या किया एग्जामिनर ने। बेसिकली उसने क्या किया भाई, बस चीज़ों को आगे पीछे किया। ठीक है सर, इक्वेशन को। अच्छा सर, फिर कहता है टोटल एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटीज। ठीक है सर, अब ये बैलेंस शीट वाली चीज़ पूछिए। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एसेट्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इक्विटी होती है। ठीक है सर, तो दोनों का बैलेंस बराबर आता है, तो इसने वही पूछ लिया। फिर कहते हैं ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड इन, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, सिर्फ कैश सिर्फ कैश सिर्फ कैश, तो सर वो तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। फिर कहते हैं क्रेडिट सेल्स और मर्चेंडाइज इज रिकॉर्डेड। अब मैंने रिसेंट लेक्चर अपलोड किया था कि स्पेशल जर्नल्स का, स्पेशल जर्नल में क्या करते हैं हम, मर्चेंडाइजेज अगर हम सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे तो उसको हम सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, अगर मर्चेंडाइजेज परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे तो उसको परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं सेल्स,
तो सर ये सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड हो जाएगा, सिंपल सी। फिर कहता है द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर टोटल ऑपरेशन इज नेट प्रॉफिट। अब कह रहा है भाई वो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपको पता है हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक हो गया सर। और फिर वो एक्सपेंसेस वगैरह उससे चीज़ें सब लेस हो रही होती हैं, ठीक है सर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो वो कह रहा है वो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी जो है ना आपका प्रॉफिट जो है ना पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो नेट प्रॉफिट, ठीक है सर। फिर लास्ट में कहता है करेक्शन ऑफ ओवर रिकॉर्डेड सेल इज मेड इन दीज अकाउंट, ठीक है सर। क्या कह रहा है, करेक्शन ऑफ ओवर रिकॉर्डेड सेल्स इज मेड इन दीज अकाउंट। अब यहाँ पे क्या रहा है, ओवर रिकॉर्डेड ऑफ सेल्स, ठीक है। कह रहा है भाई हमने सेल्स की 100 रुपए की, लेकिन आपने रिकॉर्ड किया अपने पास सेल्स 200 रुपए की। तो सर हम इसको किस तरीके से कम करते हैं, तो मैंने करेक्शन ऑफ एरर में और बाकी जर्नल एंट्रीज में भी आप लोगों को ये बताया था, ठीक है सर। सबसे पहले सर एंट्री क्या होनी चाहिए, सर हमने उधार पे बेची है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ठीक है सर, ये एंट्री होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री, ठीक है सर। लेकिन हमने क्या बनाया, हमने ये बनाया अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट कर दिया 200 से और 200 से, हमने ये एंट्री बनाई। तो सर 100 रुपया हमने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब ज्यादा रिकॉर्ड किया। तो उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, मतलब 100 रुपए से सेल ज्यादा रिकॉर्ड हुई और 100 रुपए से अकाउंट रिसीवेबल ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। तो सर जब उसको हम रिवर्स करना होता है, दोबारा घुमाना होता है, या रिवर्सिंग एंट्रीज में हमने सीखा था, तो घुमाने के लिए हम उसको ऑपोजिट कर देंगे। ऑपोजिट कैसे करेंगे भाई, सेल्स 100 रुपए से कम कर देंगे और इसको भी अकाउंट रिसीवेबल 100 रुपए से कम कर देंगे, सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसने क्या वर्ड यूज किया है, ठीक है सर। तो हाँ सर ये देखें, इसने बताया कि भाई हम जो है ना इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट रिसीवेबल को भी सही करेंगे और सेल्स को भी सही करेंगे, 100 रुपए से कम कर देंगे, ठीक है सर। तो इसने हमें बता दिया एग्जामिनर ने। अच्छा सर फिर कहते हैं एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड इज शोन इन लायबिलिटी, ठीक है सर। आपको पता है मैंने आपको एग्जांपल दी थी 2024 में भी कि आपके पास एम्प्लॉय हैं, उनकी सैलरी बनती है 100 रुपया, जैसे महीना खत्म हुआ उन्होंने कहा पैसे दे दो, हमने कहा अगले महीने दे देंगे। तो एक्सपेंस हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक उनको पे नहीं किया, तो वो लायबिलिटीज में जाएगा। फिर कहते हैं अनअर्नड इनकम इज, ठीक है सर, अनअर्नड इनकम इज लायबिलिटी, ठीक है सर। अनअर्नड इनकम का मतलब ये होता है कि भाई आपने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए लेकिन अभी तक उसको सर्विसेज नहीं दी। जैसे मैंने आपसे एडवांस में पैसे ले लिए, अब मुझे आपके से कमिटमेंट ये थी कि मैं आपको पूरा साल पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तक मैंने शुरू ही नहीं किया आपको पढ़ाना। तो जब तक मैं शुरू ही नहीं किया वो मेरे पास लायबिलिटी होगी कि भाई मुझे इनसे उधार लिया हुआ है मैंने। जैसे मैं सर्विसेज देता जाऊंगा आपके पैसे कम होते जाएंगे और वो एट द एंड मेरे पास वो इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर सर कहते हैं एडवांस रिसीव्ड, ठीक है, फॉर मोर देन 3 ईयर्स। किसी बंदे से हमने एडवांस लिया है 3 साल से ज्यादा हो गया है, इज नॉन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ठीक है सर। अब किसी से पैसे लिए ये तो लाइबिलिटी हो गया, अकाउंट पेबल हो गया। लेकिन करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो 1 साल के अंदर अंदर पे कर दो, लेकिन 1 साल से ज्यादा वाली क्या होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। द ऑनर्स क्लेम ऑन अ बिजनेस इज कॉल्ड, ठीक है सर, इक्विटी। ऑनर्स क्लेम मीन्स के ऑनर बोलेगा भाई मैं इतना पैसा इन्वेस्ट किया है मुझे दो, तो वो जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा उसी पे ही तो वो क्लेम कर सकता है ना कि भाई इतना मैंने पैसा आपको दिया था वो मुझे दो वापसी, अभी बिजनेस जब खत्म हो रहा है। तो उसको हम कहते हैं ऑनर्स इक्विटी। फिर अक्रूड इनकम, ठीक है सर, इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर अक्रूड एक्सपेंस के साथ आ जाता है तो वो आपका हो जाता है रिसीवेबल्स, और सॉरी इनकम के साथ, जब अक्रूड इनकम के साथ आएगा तो इसका मतलब वो आपका क्या है, रिसीवेबल्स है, तो करंट एसेट, ठीक है सर, रिसीवेबल आपका करंट एसेट। लेकिन अक्रूड यहाँ पे एक्सपेंस होता तो फिर वो आपका पेबल्स हो जाता है, फिर वो लाइबिलिटी में चला जाता है, ठीक है सर। इसको मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, दोबारा यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर कहता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, एंडिंग वाली कहाँ जाती है सर, ये हमारे बैलेंस शीट में जाती है, ये रिपीट हुआ एमसीक्यूज। फिर कहता है कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्ड अक्रूड इनकम, ठीक है सर। अक्रूड इनकम मतलब रिसीवेबल्स, ऊपर हमने अभी देखा। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड मतलब ये है इसका कि भाई मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया, आपने कहा सर हम एक बार ड्यू करते हैं, डन करते हैं कि भाई आप हमसे फीस जो है वो मंथ के आखिर में लोगे, मतलब पूरा महीना पढ़ाओगे फिर फीस लोगे। अब पूरा मंथ गुजरा, मैंने कहा भाई फीस, आपने कहा किस चीज़ की फीस सर, हम नहीं दे रहे, सर एक और महीना पढ़ा है फिर हम फीस देंगे। तो वो जो देखो मैंने आपको एक महीने की कमिटमेंट थी, मैंने एक महीना पढ़ा दिया तो आपने मुझे एक महीने की फीस देनी थी, लेकिन आपने नहीं दी।
तो मैंने मेरी तरफ से तो इनकम हो चुकी है ना वो, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, तो वो रिसीवेबल्स होती है, अक्रूड इनकम जिसको कहते हैं। अच्छा सर, फिर कहता है एनएसएफ स्टैंड्स फॉर, तो ये आपको पता है भाई, नॉन सफिशिएंट फंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से इन्होंने पूछा है। सेल्स इज नॉन एज रेवेन्यू, मतलब इससे आसान क्या चीज है वो पूछ सकता है आपसे यार एग्जामिनर। फिर कहता है इन कैश बुक सेल डिस्काउंट इज नॉन एज रिसिप्ट साइड, ठीक है सर। इज सॉरी इज शॉन इज मींस रिकॉर्डेड, ठीक है सर। सेल्स डिस्काउंट कहाँ पे शो होता है, ये हमने फॉर्मेट में ही देखा है कैश बुक के कि भाई सेल डिस्काउंट हमारे पास जो है वो रिसिप्ट साइड पे आता है। और इसकी लॉजिक भी यही है कि जब आप सेल्स करते हो तो आप किसी से पैसे लेने होते हैं, मतलब उधार पे अगर किसी को सेल्स की तो आपने, या कैश पे सेल की तो आपने उस बंदे से पैसे लेते हो, ठीक है सर। तो सेल्स वैसे ही हमारे पास जो है वो रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड होती है कि भाई आपने सेल्स की, पैसे आए, तो वो रिसिप्ट साइड पे रिकॉर्ड होती है, तो उसके साथ डिस्काउंट जो भी हम देते हैं किसी को वो भी वहीं पे ही रिकॉर्ड होता है, ठीक है सर। बाकी ये कैश बुक के फॉर्मेट में और सब चीज़ों क्वेश्चन वगैरह में चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी है। दिस इज नॉट क्लोज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, कौन सी चीज़ क्लोज नहीं होती, तो सर सेल्स हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाती है, वो वहीं पे क्लोज होके एट द एंड प्रॉफिट निकलता है, उसको उठा के हम बैंक बैलेंस शीट में डाल देते हैं, वो फिर वहां पे जाके खत्म हो जाता है। सैलरी एक्सपेंस भी सर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, फिर वो हमारे पास बैलेंस शीट में आ जाता है प्रॉफिट में जाने के बाद, तो ये भी सर वहीं पे खत्म हो जाता है। रेंट एक्सपेंस दोबारा एक्सपेंस आ गया, तो ये भी सर इनकम स्टेटमेंट में जाता है, वहां से प्रॉफिट एंड लॉस में सॉरी फिर एंड में हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस आता है, प्रॉफिट आ जाता है तो उसको उठा के बैलेंस शीट में डालते हैं और बैलेंस शीट उसको फिर खत्म कर देती है। तो सर एक लास्ट हमारे पास बैंक बची हुई जो खत्म नहीं होती, बैलेंस शीट में जाती है और फिर वो अगले साल दोबारा हमारे पास शो हो रही होती है। ठीक हो गया सर, तो उम्मीद है चीज़ें सारी क्लियर होगी। अब सर जो हमने छोड़ दिए थे हम उनको देख लेते हैं भाई, लेफ्ट वाले, ठीक है सर। तो यहाँ पे सर इसने दोबारा हमसे वही रेवेन्यू इक्वेशन का एक में पूछा है, प्रॉफिट यहाँ पे लॉस बराबर होते हैं इनकम या रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है सर। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। कहाँ गया सर, ये रहा, कहता है ग्रॉस प्रॉफिट उसने बता दिया 5,000 का, एंड इनकम इज 25%, एंड इनकम है इट्स 25%, मतलब प्रॉफिट का 25% हमारे पास इनकम है और मुझे एक्सपेंस निकाल के दो, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमारे पास कितना था, 5,000 था, 50,000 था, 5,000 प्रॉफिट, ठीक है सर। तो वो कहता है भाई प्रॉफिट आपका है 5,000 और इनकम जो है वो आपकी है प्रॉफिट की 25%, ठीक है सर, ये हो गया। तो सर 25% प्रॉफिट का क्या होगा, तो प्रॉफिट है 5,000, ठीक है सर, 5,000, उसका अगर मैं 25% लूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है भाई, ठीक है सर। इसको सॉल्व करते तो हमारे पास है 1250, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हुआ सर मेरे पास जो प्रॉफिट है वो है 5,000, ठीक है सर, और इनकम माइनस एक्सपेंस, ठीक है सर। और इनकम है मेरे पास 1250, ठीक है सर, और एक्सपेंस मेरे पास एक्स है जो कि मुझे फाइंड करना है। तो सर ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, ठीक है सर। एक मिनट यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें। 5,000 एंड नेट इनकम इज, ग्रॉस प्रॉफिट इज 5,000 एंड नेट इनकम इज, ठीक है सर। यहाँ पे क्या कहता है भाई, 5,000 ठीक है सर, तो 3,750। आंसर तो सर हमारा सही आ रहा है, लेकिन आंसर नेगेटिव में आ रहा है और इससे पता नहीं क्यों पॉजिटिव में शो किया है, ठीक है सर। इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या भाई, ये हो जाएगा प्लस में, ठीक हो गया सर। तो 1250 माइनस, अच्छा ये प्लस हो रहा है यहाँ पे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। तो इसका हमारे पास आंसर आ रहा थी 750, ठीक है सर। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि नहीं सर इसका आंसर भाई नेगेटिव में ही आ रहा है, लेकिन एग्जामिनर ने हमें कोई नेगेटिव साइन शो नहीं किया, तो हमें 3,750 नज़र आ रहा है तो हम उसी को ही टिक कर देंगे, ठीक है। हालांकि इसके साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन होना चाहिए था क्योंकि हमारे पास ये लॉस आ रहा है, लॉस, ठीक है सर। खैर सर नहीं लगाया तो हम भी नहीं लगा रहे भाई। अच्छा सर, फिर आगे आते हैं, और दूसरा कहाँ पे हमने छोड़ दिया था एमसीक्यूज, ठीक है सर। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट वाला छोड़ दिया था, एक सर ये हमारे पास कितना लॉस हमारे पास है 40,000 रुपये का, और रेवेन्यू है हमारे पास
15,000 रुपये का अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मुझे निकाल के दो। लॉस है और रेवेन्यू है 4,000 और 15,000। लॉस है हमारे पास 4,000 और रेवेन्यू है हमारे पास 15,000। ठीक है सर। और एक्सपेंसेस हमें फाइंड करने। तो इक्वेशन क्या होती है? लॉसेस बराबर होते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। लॉस है हमारे पास 4,000 का। ठीक है सर। अब ये लॉस है तो इसके साथ मतलब नेगेटिव साइन है, और अकाउंट में नेगेटिव साइन को लगाने को किस तरीके से शो करते हैं? नेगेटिव ब्रैकेट लगाते हैं हम। ठीक है सर। रेवेन्यू हमारे पास 15,000 है आई थिंक। ठीक है, मैंने 1500 लिखे। कहाँ है भाई? हमारे पास 25% वाला हो गया सर। हाँ 15,000। ठीक है सर 15,000। तो सर ये हमारे पास 15,000 और वो कितना है? मुझे एक्सपेंसेस निकाल के दो। ठीक है सर। अब सर ये यहाँ पे नेगेटिव में है तो इधर आके ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया सर। तो ये एक्स आ गया, फिर 15,000। अब सर ये यहाँ पे लॉस है तो नेगेटिव साइन में, ये याद रखना, ये नेगेटिव में तो इधर आके ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया 4,000, तो ये हो गया 19,000। ठीक है सर। तो ये हमारे पास आगे 19,000 ऊपर आते हैं भाई। तो ये सर इसका ऑप्शन है भाई, बिल्कुल 19,000 रुपये हमारे पास आ रहा है। ठीक है सर। तो ये एमसीक्यूज थे सर हमारे 2022 के। 40% एमसीक्यूज थे, तो 40 एमसीक्यूज हो गए। इसके बाद हम सर 2021 का मेरे ख्याल से पेपर नहीं हुआ था, या हुआ था, या 2020 का पेपर नहीं हुआ था, एक दो वो पेपर नहीं हुए थे, तो उसको भी सर हम देखेंगे बार बार। अब ऑलमोस्ट आपके हर एमसीक्यू जो है वो देखिए, यहाँ पे 50% एमसीक्यूज रिपीट हो रहे थे आपके। और इसी तरीके से आगे भी इंशाल्लाह आप जो करते जाएंगे उसमें मोस्टली चीज़ें रिपीट होंगी, जो न्यू न्यू होगी वो आपके साथ डिस्कस होती रहेंगी। ठीक हो गया सर। तो मिलते हैं फिर सर अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में यार।